1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल डिस्क्राइब किया। हालांकि इससे पहले हेनरी वान लीeuwenhoek ने इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन उन्होंने इसको सेल ऑर्गेनेल नहीं माना था। इसके बाद फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं उनको एक बेसिक डाई का यूज करके स्टेन किया, और एक प्रॉपर स्टेनिंग की वजह से इनको इस न्यूक्लियर मटेरियल को उन्होंने क्रोमैटिन का नाम दिया। तो क्रोमैटिन का मतलब ही होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो क्रोमैटिन ऐसे मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर हैं और एक स्पेसिफिक कलर लेते हैं डाई करने पर, तो ऐसे बॉडीज को हम लोग न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। अगर जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसको हम लोग कब देख सकते हैं क्लियरली, इंटरफेस, यानी कि जब डिवीजन नहीं हो रहा होता है सेल के अंदर, तो ऐसे फेज को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस के अंदर हम न्यूक्लियर मटेरियल को बहुत क्लियर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स ये डिस्पर्स्ड हैं, जो थोड़े डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमैटिन है, ठीक है। तो और इसके अलावा सबसे बाहर की तरह अगर हम देखें तो एक ये एनवलप है, ये डबल लेयर एनवलप है, डबल मेम्ब्रेन है। इसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूटी में होती है। इसके जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला जो होता है वो इससे कंटिन्यूटी में होता है, उसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो बाहर के साइटोप्लाज्म से कंटिन्यूटी में होता है, क्योंकि इन मेम्ब्रेन के बीच में जगह जगह पे पोर्स होते हैं। इस पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो इन्हीं पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर सेल के साइटोप्लाज्म से कंटिन्यूटी में होता है। तो इस तरह से अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, उनके पार्ट्स की बात करें, तो 4 पार्ट्स हो गए। एक न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा न्यूक्लियोलस, थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और फोर्थ जो है क्रोमैटिन फाइबर्स। डिवीजन के टाइम पे यही क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और जिनको कि हम इजीली देख सकते हैं। बाहर की तरफ जो ये मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर एनवलप है, इसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, तो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और इनका जो स्पेस का डायमीटर होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर होता है, और एक ये बैरियर की तरह काम करता है ये सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियर पोर एक पैसेज है जिसके थ्रू आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है। दोनों डायरेक्शन का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल, यानी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनका नंबर वेरी कर सकता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ मैच्योर सेल जैसे कि एरिथ्रोसाइट या आरबीसी है मैमल्स की, जिसके अंदर की न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है मैच्योर होने के बाद। स्टार्टिंग में रहता है लेकिन मैच्योर होने के बाद वो अब्सेंट हो जाता है। उसी तरह प्लांट्स में सीयू ट्यूब सेल्स होती हैं, वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस की साइड भी होती है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से जो सेल्स जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो लार्ज होते हैं और मोर न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब हम आते हैं क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम जनरली हमें क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में दिखता है, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन का नेटवर्क होता है, लूज होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हमें दिखाई पड़ने लगते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक डीएनए और एक बेसिक प्रोटीन जिसको कि हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं।
इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं और थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। तो हम देखते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। इसके साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो सिंगल ह्यूमन सेल, अगर हम एक ह्यूमन सेल के डीएनए की बात करें और टोटल डीएनए कंटेंट निकालें एक ह्यूमन सेल के अंदर, तो टोटल लेंथ इसकी जो होगी वो 2 मीटर होगी। इसका मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल में, उन सारे के डीएनए निकाल करके हम आपस में अगर जोड़ दें तो जो टोटल लेंथ आएगी वो 2 मीटर होगी। अब हम आते हैं क्रोमोसोम, जो कि हम देखते हैं डिवाइडिंग स्टेज में मियोसिस या माइटोसिस के समय पे क्लियर विजिबल होता है। बाकी इंटरफेज में वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस तरह से है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर पे ही लेटरल साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक इधर है और एक इस तरफ है। इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर का काम है ये जो दोनों क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, इन दोनों को ये होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है, एक तरह से टाइंग का काम करता है। इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो जो सबसे पहले टाइप का क्रोमोसोम होता है वो मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक का मतलब जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल में प्रेजेंट होती है और दोनों आर्म इक्वल होते हैं। ये बीच में है, यहाँ पे ये बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पर है। तो इसमें जो इधर की लेंथ है और इधर की लेंथ है ये बराबर है। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर ये सेंटर से थोड़ा एक साइड में है, या तो इस तरफ या इस तरफ, तब इसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। जैसे इस क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं, ये जो है कि छोटा है, इधर का शॉर्ट है, ये लॉन्ग आर्म है, इसमें भी ये आर्म शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो इस तरह का जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है इसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म और आता है, एक टाइप और आता है, वो है एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होता है का सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल किनारे की तरफ होता है, हालांकि थोड़ा सा पहले होता है, बिल्कुल किनारे पर नहीं होता लेकिन लगभग किनारे पर होता है, क्लोज टू द एंड। तो ऐसे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को हम लोग या पोजीशन को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो लास्ट टाइप का है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब जब सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल लास्ट में हो, एंड पर हो, तब ऐसे पोजीशन को हम लोग या ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। बिल्कुल यहाँ टिप पर किनारे की तरफ होगा सेंट्रोमियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन के बाद जो सबसे टर्मिनल पार्ट बनता है उसको हम लोग सेटेलाइट पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और जो पार्ट बनता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट बनता है जिसको कि हम लोग सेटेलाइट बोलते हैं।